टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 22 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है ऑन द लूज और इसमें बताया गया है कि वेस्ट बंगाल में जो राज्यपाल हैं उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट यानी कि जो संवैधानिक जनादेश है उससे भटकना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका लिंकेज सिलेबस के साथ। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और क्योंकि यहाँ बात होगी ऑफिस ऑफ द गवर्नर की, यानी कि जो राज्यपाल का ऑफिस है उसके बारे में, तो ये फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स इससे भी जुड़ता है और जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का उससे भी जुड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि ऑफिस ऑफ गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो ये अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इससे भी जुड़ता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मसला क्या है। तो यहाँ भारत का मैप है और भारत के मैप में आप वेस्ट बंगाल की लोकेशन को देख सकते हैं। और यहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल से किन राज्यों की सीमा जुड़ती है। तो एक है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और 5वां है असम। तो इन 5 राज्यों के साथ वेस्ट बंगाल की सीमा जुड़ती है और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी। तो पिछले साल से काफी विवाद रहा है राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर के बीच में वेस्ट बंगाल में। और हमें पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ और ये एक लॉयर पॉलिटिशियन है राजस्थान से, जबकि पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं। तो यहाँ देखा गया है कि काफी दिनों से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच में विवाद होता रहा है और ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी सामने आया है। और इस विवाद ने कुछ टीएमसी वर्सेस बीजेपी का रूप ले लिया है, जहाँ की गवर्नर से अपेक्षा की जाती है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन कई लोगों का मानना है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो एक अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। और ये बात और भी ज्यादा इसलिए उठ रही है क्योंकि 2021 में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन भी है, जहां की जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसका जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से ही है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल कहता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ पुनः चर्चा में हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और अभी 20 जुलाई को एक मीटिंग के दौरान उन्होंने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी,
उन्हें एक शिकायतों की सूची राज्य सरकार के खिलाफ सौंपी है और जो पश्चिम बंगाल में चिंताजनक स्थिति है उससे अवगत भी कराया है। और राज्यपाल महोदय ने ये दावा किया है कि जो आर्टिकल 159 है उसके अंतर्गत संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव उनके कर्तव्य का अंग है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन ना हो। और एडिटोरियल भी मानता है कि राज्यपाल को एक संवैधानिक भूमिका निभानी होती है, लेकिन उसके भी कुछ दायरे निहित हैं, क्योंकि भारत में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां की जो रोल प्रेसिडेंट का सेंटर में है वही रोल गवर्नर का स्टेट में माना गया है। लेकिन गवर्नर के पास प्रेसिडेंट की तुलना में कुछ अधिक पावर्स जरूर है, जैसे कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। लेकिन जो आम एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्रेसिडेंट को गाइड करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर को गाइड करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। और यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे मुख्य प्रावधान है। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि अपने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में राज्यपाल धनखड़ न केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लगातार एक संघर्ष में बने रहे हैं, बल्कि उनका टकराव विश्वविद्यालय के कुलपतियों, छात्रों और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ भी होता रहा है। और उन्होंने नियमित मीडिया वार्तालापों और अपने ट्विटर पोस्ट में भी राज्य सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। और कहीं ना कहीं इन सारी बातों से जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल के ऑफिस की गरिमा है वो भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी पार्टी विशेष के साथ है, ऐसा हमेशा से देखा गया है कि जो सेंटर में रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा अपने ही पार्टी के किसी व्यक्ति को दूसरे पार्टी की सरकार अगर किसी और राज्य में है तो वहां गवर्नर के रूप में भेजती है और फिर गवर्नर के ऑफिस को यूज करती है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो ऐसा जो भी पार्टी सेंटर में पावर में रही है वैसी हर पार्टी ने किया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन ऐसा करने से जो गवर्नर के ऑफिस की गरिमा है उस पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। और एडिटोरियल भी बताता है कि निसंदेह पश्चिम बंगाल में जो सरकार है उसके कार्यकलाप को लेकर कई सारी चिंताएं मौजूद हैं। और एडिटोरियल ये भी मानता है कि ममता बनर्जी एक जुझारू राजनेता हैं, लेकिन जो कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए उनकी सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हुए हैं। और यहाँ एडिटोरियल कहता है कि जो कोरोना संकट पर पश्चिम बंगाल का जो रवैया रहा है वो काफी ढीला रहा है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं काफी बड़ी हैं, भीषण अपराध और यहाँ तक कि पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगातार लगते रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को राज्यपाल महोदय ने समय समय पर उठाया है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जब राज्यपाल के द्वारा सरकार पर लगातार सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी होती रही है तो ये उचित नहीं है। और इन टीका टिप्पणी जो कि राज्यपाल के द्वारा लगातार होती रही है खासतौर से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, उसे देखा जा रहा है 2021 के चुनाव से जोड़कर। आगे एडिटोरियल कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें अपनी निष्पक्षता को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नजर आते हैं तो इससे जो पूरा डेमोक्रेटिक ढांचा है उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि राज्यपाल महोदय को संवैधानिक रूप से निर्धारित अपने कार्यकलापों के दायरे में ही रहना चाहिए। इसी से जो राज्यपाल के ऑफिस की गरिमा है वो बरकरार रहेगी। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में आज हम देखेंगे ऑफिस ऑफ द गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो ये आर्टिकल 153 से लेके 167 के बीच में इसके सारे प्रावधान हैं और ये पार्ट 6 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो इसके 4 अंग हैं। पहला गवर्नर, दूसरा चीफ मिनिस्टर, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चौथा एडवोकेट जनरल। और जो गवर्नर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के, लेकिन प्रेसिडेंट के ही तरह वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। जो असली पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है और गवर्नर को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी देखा जाता है। तो इस तरीके से डुअल रोल है गवर्नर का। एक तो वो नॉमिनल हेड है स्टेट गवर्नमेंट के और दूसरा वो सेंटर के एजेंट भी हैं स्टेट में। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, उसके बाद से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता था।
और जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे, तो वो नॉमिनी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये कहा था कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक ऑफिस है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में मानना या उससे नीचे मानना सही नहीं है। एक और बात जो याद रखने वाली है वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कैनेडियन मॉडल को अपनाया है जहां तक कि गवर्नर के ऑफिस की बात है, यानी कि जो भारत में गवर्नर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि जो अमेरिकन मॉडल है उसमें जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको डायरेक्टली चुना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन रखता है गवर्नर के लिए, वो है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा वो कम से कम 35 साल के होने चाहिए। इसके साथ 2 कन्वेंशंस भी हैं जो ऑफिस ऑफ गवर्नर के साथ जुड़ी हुई है कि एक तो उन्हें उसी स्टेट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में उन्हें गवर्नर बनाया जा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति बिहार से है तो उसे बिहार का गवर्नर नहीं बनाया जाना चाहिए। और दूसरा, गवर्नर को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट को जिस राज्य में उन्हें गवर्नर बनाया जा रहा है उसके चीफ मिनिस्टर के साथ भी सलाह करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही कन्वेंशन कई सारे केस में नहीं मानी गई हैं। एक और जरूरी बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन ये फिक्स टेन्योर नहीं है और ये प्लेजर टेन्योर माना गया है, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे आप गवर्नर रह सकते हैं किसी भी स्टेट के। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो प्रेसिडेंट का प्लेजर है वो जस्टिफाइबल नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट कभी भी अपना प्लेजर वापस ले सकते हैं। तो गवर्नर के ऑफिस में कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है और ये भी एक चिंता का विषय है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड नहीं बताया गया है जिस पर गवर्नर को हटाया जा सकता है। ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जरूरी जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। और जब भी गवर्नर की बात आती है तो सरकारिया कमीशन का भी जिक्र होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। इसको बैठाया गया था 1983 में केंद्रीय सरकार के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशंस पे रिकमेंडेशंस देने के लिए, और इसके चेयरमैन थे RS सरकारिया जो कि रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और ये 3 मेंबर का कमीशन था और इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट 1988 में सबमिट की और इसने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि उसके द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। एक तो वो कोई एमिनेंट पर्सन होने चाहिए किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में। दूसरा, उन्हें जिस स्टेट में गवर्नर बनाया जा रहा है उसके बाहर के व्यक्ति होने चाहिए। तीसरा, जिस स्टेट में उनको गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है उसकी लोकल पॉलिटिक्स से उनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। और चौथा, ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाना चाहिए जिसने कि बहुत ही रीसेंट पास्ट में एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इन गाइडलाइंस को माना जाना चाहिए गवर्नर के लिए। ये आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे गवर्नर के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इससे जुड़े हुए। सरकारिया कमीशन पे भी सवाल पूछा जा सकता है, कब बैठाया गया था ये कमीशन, कब इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की और इसके अनुसार किस तरीके के व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाना चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो फिर से ऑफिस ऑफ गवर्नर से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर सवाल पूछा जा सकता है। डुअल रोल जो गवर्नर को दिया गया है भारतीय संविधान में उसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है और इसमें क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, तो इस पे आपको तैयार होना चाहिए। जो गवर्नर का प्लेजर टेन्योर है, यानी कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, वैसे उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर केंद्र में सरकार बदलती है तो ये देखा गया है कि सारे गवर्नर्स जो पिछली सरकार ने बनाए होते हैं उन्हें हटाया जाता है। तो इस तरीके का प्लेजर टेन्योर क्या अच्छा है या इसे बदला जाना चाहिए, तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।